जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पीछे वाली वीडियो में हमने देखा था, इस रिवीजन की सीरीज में, सॉरी एक सेकंड का समय लेना चाहेंगे आपसे। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे आयोडीन और घेगा गर्दन की ग्रंथि की सूजन में, मतलब आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है और उसमें गर्दन की ग्रंथि सूज जाती है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे तंतु। तंतु से वस्त्र तक, यह दूसरा चैप्टर है साइंस के क्लास 6 का यह साइंस की वीडियो है और इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 2 है और यह चैप्टर नंबर भी 2 है। इसमें चैप्टर नंबर भी 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम लोग। हाँ, एक चीज़ और, यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, तंतु से लेकर वस्त्र तक यह चैप्टर है और इसमें आप लोगों को हम बताएंगे कि तंतु क्या होते हैं और इनसे वस्त्र कैसे बनते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चाएं की जाएंगी। आगे देखते हैं कि फाइबर मतलब तंतु, फाइबर किसको बोला जाता है, यानी तंतु, इसको हिंदी में बोलते हैं तंतु फाइबर को। और कपड़े से धागे, इसको देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है कि कपड़े से धागे को निकाल कर उस धागे के किनारे किनारे, यहाँ पे किनारे होना चाहिए, किनारे। देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये नारे यहाँ से हटा देते हैं। तो देखते हैं, जैसे किसी कपड़े के धागे से को हम लोग ने, मान लीजिए कि यह कपड़ा है, इस तरह से पूरा बुना हुआ कपड़ा है, पूरा इस तरह से घना कपड़ा है और इसमें से हम एक धागा निकालते हैं और इसका ये वाला किनारा यहाँ से, मतलब इसका जो छोर होता है उसको हम लोग मसल देते हैं। तो मसलने के बाद क्या होता है, कि उसमें से छोटी छोटी जो है उसका, मतलब उसका इसमें से एक छोटा छोटा इस तरह से धागे निकल जाते हैं, महीन महीन, पूरे महीन महीन धागे निकल जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं तंतु। आगे देखते हैं, किनारे पर पतले रेशे दिखेंगे, इन्हीं को हम लोग तंतु बोलते हैं। मैंने बताया आप लोगों को, जैसे मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से बताया गया है। जैसे यह एक कपड़ा है, यहाँ पे एक कपड़ा है और यहाँ से यह धागे की संरचना होती है। धागा से फिर इसमें देखेंगे तो धागा इस तरह से पूरा एक एक सीरियल नंबर से बना होता है और फिर यह धागा इस तरह से जाके यहाँ पे जब हम धागे को इस तरह से मसल देंगे तो यह धागा अलग हो जाएगा। मतलब कुल समझने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि एक धागा है इस तरह से और इस तरह से लिपटा मैं थोड़ा सा, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा सही से बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से धागे लगे हैं, एक रस्सी नुमा होता है धागा। तो जब हम लोग इसके किनारे को मसल देंगे तो यह इस तरह से फैल जाएगा, यह इस तरह से फैल जाएगा। यही जो धागा है इस तरह से फैल जाएगा। मतलब पहले ऐसा था, अब वह कैसा हो जाएगा, इस तरह से पूरा उसमें से दो तीन। जब आप लोग कभी गांव में देखे होंगे भैंस का जो भैंस बांधने के लिए जो रस्सी खरीद कर लाई जाती थी प्लास्टिक की, उसके मुंह पर देखेंगे तो इस तरह से फैला हुआ होता है। तो जो फैला हुआ एक धागा लेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं तंतु। याद रखिएगा कि तंतु क्या होता है। अब देखिए तंतु के टाइप क्या कौन कौन से होते हैं ना, एक बार देखते हैं। अगर आप लोगों को आवाज़ सही जा रही होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस यस करके भेज दीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यह एक रिवीजन की वीडियो है और आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए। मैं मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो को, आप लोग कोई लोग लिखिएगा मत, कोई चीज़ नोट मत कीजिएगा, बस एक बार देखते जाइए और आराम से समझते जाइए। आगे देखते हैं, धागा जो फाइबर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो एक प्राकृतिक फाइबर होता है और एक कृत्रिम फाइबर होता है। प्राकृतिक फाइबर दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, पादप से और जंतु से। पादप का मतलब पौधों से, याद रखिएगा, पादप का मतलब पौधा होता है और जंतु का मतलब आप लोग समझते होंगे एनिमल होता है, मतलब जो भी जंतु होते हैं। प्राकृतिक जो तंतु होता है, फाइबर होता है, प्राकृतिक जो फाइबर होता है
वह दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, या तो पौधों से प्राप्त होगा या तो जंतु से प्राप्त होगा। ये तो आप लोग अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो जान सकते हैं कि कोई भी चीज़ें प्राकृतिक रूप से हैं तो या तो जंतु से प्राप्त होंगी, या तो मतलब या तो जंतु से या तो पौधों से। पादप से जो प्राप्त होती हैं उनको हम लोग रुई और जूट बोलते हैं। देखिए जूट का एक पौधा होता है जिसको हम लोग सनई बोलते हैं, सनई बोलते हैं, और यही सनई से जूट प्राप्त होता है। और जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? भारत के एक पश्चिम बंगाल राज्य है। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में यह पाया जाता है जूट। आगे देखते हैं जंतु। जंतु से दो प्रकार के मतलब फाइबर प्राप्त होते हैं। दो प्रकार के फाइबर प्राप्त होते हैं, जो पहला है जिसमें रेशम और एक होता है ऊन। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो कोकून से प्राप्त होता है। रेशम किससे प्राप्त होता है? कोकून से प्राप्त होता है। और ऊन किससे प्राप्त होता है? तो भेड़, बकरी और खरगोश, याक से प्राप्त होता है। अब देखिए जो फाइबर के दूसरी टॉपिक मतलब दूसरा टाइप होता है वह कृत्रिम होता है। और कृत्रिम में पॉलीएस्टर और नायलॉन पाए जाते हैं। और एक्रिलिक एक मतलब कृत्रिम फाइबर होता है, एक्रिलिक। इसके बारे में पूछ देता है, यह बार बार पूछता है एक्रिलिक। हम लोग जानते हैं पॉलीएस्टर और नायलॉन के बारे में, लेकिन एक्रिलिक पूछ देता है, इसमें दे देगा ऐसे दो तीन दे देगा और पूछ देगा कि इसमें से कौन सा फाइबर है, और उसमें एक्रिलिक दिया रहेगा और हम लोग एक्रिलिक के बारे में पढ़े नहीं रहते हैं, तो हम लोग टिक करके दूसरा चले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं रुई यानी कॉटन के बारे में। रुई और कॉटन क्या होता है, मतलब रुई या कॉटन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो रुई रुई आप लोग देखे होंगे, जैसे जो लोग भी दीपावली मनाए होंगे उनके घर यदि दीपावली मनाई गई होगी, दीपावली के दिन इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा काम पड़ता है। रुई का दीपावली होती है, छठ पूजा होता है। आप लोग का अगर कहीं मान लीजिए कि हाथ हो कटा होगा, हाथ पैर जब भी कहीं कट जाता है, तो उसी रुई का यूज करके क्या होता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है। आगे देखते हैं कि रुई लैंप की बत्ती में यूज होता है, रजाई गद्दे में यूज होता है। और रुई जो होता है काली मृदा में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? काली मृदा में, याद रखिएगा। और रुई के लिए उष्ण जलवायु होनी चाहिए। और कपास के फल से प्राप्त होता है। देखिए ये एक चीज़ पूछता है, रुई पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो रुई पौधे के फल से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। फल यानी फ्रूट से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ये सब चीज़ें पूछ देता है एग्जामिनर, और हम लोग उसी में बमची का बम बम हो जाते हैं। आगे देखते हैं कि रेशम कीट पालन। रेशम कीट क्या होता है? रेशम कीट से संबंधित, रेशम से संबंधित कुछ सवाल होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। आगे देखते हैं कि रेशम रेशम जो होता है वो उसको हम लोग रेशम कीट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैटरपिलर। इसको हम लोग बोलते हैं बोम्बैक्स मोरी। कौन चीज़ बोलते हैं? बैक्स बैक्स मूरी बॉम्बैक्स मूरी नाम का यह कीट होता है। और यह एक तरह का प्रोटीन होता है। कौन चीज़? रेशम एक तरह का प्रोटीन होता है। देखिए कक्षा 6 की एनसीईआरटी में यह हर एक चीज़ें लिखी गई हैं, और मैंने इन सब चीज़ों को अलग से छांट कर निकाल लिया है, और वह चीज़ें आप लोगों को एक रिवीजन की वीडियो में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप लोग क्या कीजिए कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी खरीद लीजिए और उसको एक बार पढ़ लीजिए, और मेरी इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे एक दोस्त के नाते अच्छा काम ज़रूर करेंगे और पढ़ाई पर मन लगाकर पढ़ते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि रुई का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो चाइना यानी चीन से हुआ था। आगे देखते हैं कि रुई कैसे बनता है? तो एग एग पहले होता है, फिर ऐसे ऐसे किट बनता है। और एग किससे प्राप्त होता है? तो एक पहले देखिए, एक फीमेल बॉडी होती है और एक मेल बॉडी होती है, उससे तो एक प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए बॉम्बैक्स मूरी का मतलब नाम दिया गया है बॉम्बैक्स मूरी। लाइफ सर्कल चाइनीज यहाँ पे माउथ करके मोथ दिया है। देखिए यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे पूछता है कि रेशम जो है किस से प्राप्त होता है? तो जो कीट होता है वह है जब कोकून का रूप ले लेता है तो इससे रेशम प्राप्त होता है। आगे देखते हैं भारत में रेशम के प्रकार। भारत में रेशम के प्रकार कौन कौन से हैं? तो 5 प्रकार के भारत में रेशम पाए जाते हैं। कौन कौन से? मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ऑक टसर और ईरी, फिर मूंगा। भारत में पाए जाने वाले 5 जो है
ये मतलब रेशम के प्रकार हैं। और जो है ट्रॉपिकल ट्रसर के बारे में अक्सर करके पूछ देता है। आगे देखते हैं कि 1943 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान जो केंद्र है बहरामपुर में स्थापित किया गया था। और यह बहरामपुर कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। और बंगाल में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? किस रेशम का? तो जूट से। रेशम का मतलब नहीं, किस का मतलब उसका बोलते हैं, मतलब फाइबर का, मतलब जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम कीट पालन होता है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा रेशम कीट पालन होता है। या 2 से 3 दिन तक जीवित रहता है रेशम। रेशम का जो कीट होता है 2 से 3 दिन तक ही जीवित रहता है। और यह शहतूत के पत्ते पर पाया जाता है। शहतूत का मतलब कि ये वाला जो फल होता है, इसको तो आप लोगों ने बचपन में बहुत ज़्यादा खाया होगा, ये याद भी होगा कि यह है क्या चीज़। आगे देखते हैं कि जूट और पटसन। जूट या पटसन क्या होता है? तो जूट या पटसन में सनई के पौधे आते हैं। और सनई के पौधे से प्राप्त होता है। सनई का एक पौधा होता है जिससे मतलब जूट या पटसन, आगे मैं इसी मतलब इस वीडियो में है, आगे चल के बताऊंगा कि सनई का पौधा कैसा होता है और कैसे कैसे इसके तने से प्राप्त होता है जूट। आगे देखते हैं वर्षा के समय में इसकी खेती होती है। इसकी खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के राज्यों में होती है। और यह पुष्प अवस्था में काट दिए जाते हैं। यह पौधे जो होते हैं पुष्पन अवस्था में काट दिए जाते हैं, फिर तालाब में डुबा दिया जाता है, जिस कारण तना सड़ जाता है और छिलका अलग कर दिया जाता है। इसी छिलके से क्या होता है कि जो होता है पटसन तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं कपास। कपास या जूट। कपास या जूट क्या है? कपास या जूट एक प्रकार का सेल्यूलोज है। कपास या जूट क्या है? एक प्रकार का सेल्यूलोज है। यह बस याद रखिएगा, कक्षा 6 की एनसीईआरटी में इन सब चीज़ों का बहुत बढ़िया से वर्णन किया गया है। पश्मीना बकरी का नाम आप लोग सुने होंगे। पश्मीना बकरी, देखिए पश्मीना बकरी होती है जिससे पश्मीना शाल बनती है। पश्मीना पश्मीना शाल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? पश्मीना शाल। ये सब चीज़ें याद है, बहुत गर्मदायक होती है, बहुत आरामदायक होती है। पश्मीना बकरी, देखिए बकरी के जैसा ही साल भी है, याद रखिएगा बकरी के जैसा साल भी है। और यह साल की डिजाइन लगभग बकरी के रंग के जैसे ही है। आगे देखते हैं कि जो बकरी पश्मीना बकरी है वह चांगपा जनजाति द्वारा पालन होता है। चांगपा जनजाति होती है, यह पहाड़ी एरिया में एक जनजाति होती है, उसके द्वारा इस बकरी का पालन होता है। और ओंकारा ओंकारा ऊन जो है, ओंकारा ऊन जो है किस जंतु से प्राप्त होता है? तो खरगोश से प्राप्त होता है। मैंने ऊपर बताया कि ऊन जो होता है, किसी भी प्रकार का ऊन है, यह किससे प्राप्त होगा? जंतु से प्राप्त होगा। और जूट जो होता है वह हमेशा पौधे से प्राप्त होता है। ऊन और जूट में यही अंतर होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सनई। देखिए मैंने सनई के बारे में आप लोगों से वर्णन किया था कि सनई का पौधा इस तरह से कुछ हरा हरा होता है। बरसात के दिनों में बोया जाता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बोया जाता है। इस तरह से इसको काट कर मतलब इस तरह मतलब बांध दिया जाता है। और बांधने के बाद इसको बांध जब देंगे तो ये सब चीज़ें ऐसे बंडल बना के पूरी तरह से इस तरह से तालाब में डुबो दी जाती हैं। डुबोने के बाद क्या होता है कि इससे इसका छिलका बाहर कर लिया जाता है। और इसी से हमारी क्या बनती है? बोरी जो होती है, बोरी बनाई जाती है, कपड़े बनाए जाते हैं, इत्यादि इत्यादि सामान बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि पदार्थों के पृथक्करण कैसे होता है। पदार्थों का पृथक्करण अगला चैप्टर होगा या अगली हेडिंग होगी? मुझे तो लग रहा है कि अगला चैप्टर ही है, क्योंकि ये सब चीज़ें, एक चीज़ मुझको अभी याद आ गई, थोड़ी अच्छी है कि एक शायरी मुझको याद आ गई कि जब दिल अकेला हो तो किताबों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि किताबें कभी आपको अकेला महसूस होने नहीं देती हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों के पृथक्करण की विधियां जो होती हैं लगभग 5 विधियां हैं और इसका वर्णन किया गया है। तो हस्त चयन एक विधि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाथों द्वारा चयन करना या अलग करना। थ्रेसिंग होता है। देखिए थ्रेसिंग के बारे में जब भी पूछेगा तो हम लोग, जैसे क्या होता है कि जब भी गेहूं काट दिया जाता है तो एक थ्रेसर मशीन द्वारा उसको अलग किया जाता है, गेहूं के बालियों को से गेहूं को, मतलब तो हम लोग उसको समझ लेते हैं। लेकिन थ्रेसिंग क्या होता है कि थ्रेसिंग
जो होता है उसका उसकी परिभाषा होती है कि डंडियों से अलग करना। किसी भी चीज़ को डंडियों से मतलब जो भी फसलें होती हैं जैसे गेहूँ, चावल और सरसों की फसल। चावल को हम लोग बोलते हैं धान की फसल। धान की फसल जो होती है धान की फसल जो होती है वह कहीं न कहीं उनको हम लोग अलग करते हैं और जब भी हम अलग करते हैं तो हम लोग उनकी डंडियों से अलग करते हैं। तो डंडियों से अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। जैसे हाथ के द्वारा, बैल के द्वारा और मशीन के द्वारा। पहले आप लोग सुने होंगे कि बैल चलता था, इस तरह से गोले में फसल को बिछा दिया जाता था इस तरह से पूरी तरह से, और बीच में खूंटा या कुछ किसी चीज़ को न भी गाड़ने पर जो बैल नए होते थे उन सब के लिए खूंटा गाड़ कर एक रस्सी द्वारा उन सबको इसमें चलाया जाता था बार 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 बार, इस तरह से चक्कर काटते काटते 2 बैलों की जोड़ी होती थी इस तरह से, और उसमें जितने भी फसल होते थे बार-बार चलते रहते थे। जैसे इसमें क्या होता था कि इनको अलग कर दिया जाता था डंडियों से, उनके पैरों से जब दबाव पड़ता था तो अलग हो जाती थी। पहले के ज़माने में जो संसाधन थे बहुत कम थे, इस तरह से बार-बार उन गायों को, बैलों को बाँधकर उनको घुमाया जाता था। जिससे क्या होता था कि उनके पैरों के नीचे जो भी बालियाँ पड़ती थीं, जो फसल की बालियाँ होती थीं, जो डंडियाँ होती थीं, जो फसल होते थे, वो आराम से अलग हो जाया करते थे। तो मतलब किसी भी चीज़ से, किसी भी फसलों से डंडियों को अलग करना ही क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है, याद रखिएगा। अब देखिए कि निष्पावन यानी विनोइंग क्या होता है? निष्पावन का मतलब पवन द्वारा या पवन द्वारा क्या होता है? भारी कण और हल्के कण को अलग करना। जैसे हम लोग ओसाना कहते हैं, इसको हम लोग विनोइंग कहते हैं। आगे देखिए कि चालना क्या होता है? बड़े कण को छोटे कण से अलग करना ही चालना होता है। देखिए चालना में देखिए आप लोग जब भी घर बनता है किसी का तो आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से, थोड़ा सा एक सेकंड, इस तरह से एक इस तरह से बांस ले लेते हैं लोग और यहाँ पे एक बांस इस तरह से बना लेते हैं और इसमें क्या लगाते हैं? चलना लगाते हैं। चलना का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इस तरह से इसमें जाली लगा दी जाती है और इस पर जब हम लोग बालू को गिराते हैं तो क्या होता है? इस तरह से यहाँ पे इस तरह से छोटा-छोटा छेद होता है। इस मतलब लोहे की जाली लगा दी जाती है और इस पर हम लोग जब बालू को डालते हैं और डालने के बाद इस तरह से दोनों तरफ आगे-पीछे हिलाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो भारी कण होते हैं, वह ऊपर ही रह जाते हैं, लेकिन जो छोटे कण होते हैं, वह आराम से नीचे गिर जाते हैं, जिससे हम लोग उनको अलग कर लेते हैं। तो यही होता है कि चालना यानी स्विंग जो होता है, बड़े कणों को छोटे कणों से अलग करना ही चालना कहलाता है। अवसादन क्या होता है? सेडिमेंटेशन क्या होता है कि भारी कण का नीचे की तली में बैठ जाता है। ये तो बहुत आसान है। सेडिमेंटेशन को हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं कि सेडिमेंटेशन क्या होता है। सेडिमेंटेशन क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक पानी है, पानी में क्या हुआ कि मतलब आप उठाए नाला से पानी इस तरह से, और यह नाला का पानी है, मान लीजिए नाला का पानी है। नाला का पानी या किसी गड्ढे का पानी है। गाँव में इसको लोग गढ़ही बोलते हैं आसान भाषा में। जो लोग गाँव के लड़के होंगे या जो भी दोस्त देख रहे होंगे, यदि मेरी यह वीडियो आप लोग को समझ में आ रही है या आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त। और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा और हो सके तो 2-4 दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं देखिए ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है लेकिन फिर भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इसको हम लोग बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। धन्यवाद। आगे देखते हैं कि जैसे क्या होता है कि नाला का पानी जब हम लोग लेकर आए किसी, या गड्ढे का पानी लेकर आए जो गंदा होता है, जो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, उसको हम लोग लेकर आए और इस तरह से गिलास में रख दिए। और गिलास में रखने के बाद सेडिमेंटेशन, ओह सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ? देखिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मुझको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज वाली वीडियो डालने पर अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों का फ़ायदा होता है। और जिन लोगों का ज्ञान चाहिए वो लोग किसी भी चीज़ से पढ़ सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे कोई टीचर दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आप लोग पढ़ने अगर अपना विश्वास दिखाएँगे तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। मेरा जो थंबनेल है, मेरी फ़ोटो है उसमें, तो आप लोग देख लेंगे कि मैं वैसा ही हूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि जो एक एसएससी वाले सर हैं, मतलब इसी तरह से वीडियो बनाते हैं।
उनके लिए मैं ऐसा नहीं करूँ, मैं अपना चेहरा भी दिखा सकता हूँ, कोई डर नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है आप लोगों से। आप लोग दोस्त हैं, मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा काम कर रहा हूँ, तो उसमें चेहरा छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेहरा तो छुपाते हैं जो जो लोग मतलब चेहरा दिखाना ही नहीं चाहते, कुछ गलत करते हैं। मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ दोस्तों? चलिए, वैसे टीचर कभी गलत नहीं करता है, कोई भी चीज़, कोई भी टीचर हो, अगर यदि आप उनका चेहरा वो चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, चेहरा नहीं दिखाते हैं, फिर भी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों को देते हैं। चलिए, मैं एक चीज़ मैं थोड़ा-सा पढ़ाते-पढ़ाते आप लोगों को थोड़ा-सा अलग लेवल से बताने लगता हूँ। सेडिमेंटेशन मैं आप लोगों को बता रहा था। एक गंदा पानी लेकर आए, नाले का पानी ये वाला है, और इसको हम लोग थोड़ी देर तक छोड़ दिए, और यह इसमें क्या हुआ, तो पूरा कचरा नीचे बैठ जाता है और ऊपर साफ पानी रह जाता है। इसी को हम लोग, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन, यानी निस्तारण बोलते हैं। निस्तारण क्या हुआ? निस्तारण नहीं था यार, वो ये था सेडिमेंटेशन, मतलब अवसादन। अवसादन था हिंदी में। सेडिमेंटेशन का मतलब सेंड से उसको अलग करना। निस्तारण क्या होता है कि जब कण नीचे बैठ जाते हैं, जैसे सेडिमेंटेशन जब हो जाता है, सेडिमेंटेशन जब हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, निस्तारण होता है। निस्तारण होता है, निस्तारण में क्या होता है कि जब नीचे कण बैठ जाते हैं तो उसके बाद मिश्रण को बिना हिलावे हिलावे दूसरे पात्र में डाल उड़ेल देना ही निस्तारण कहलाता है। आगे देखिएगा कि निस्तारण, इसके बाद होता है निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन। निस्तारण के बाद मिश्रण को छान लेना ही छननी से छान लेना वही निस्तारण कहलाता है। यह चाय में तीनों का उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हम एक चीज को आप लोग को बता देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक यहाँ पे हम लोग लिए, और यहाँ पे एक, इसमें हम लोग बनाएंगे चाय। यहाँ पे बन गई चाय, और चाय बनने के बाद क्या हुआ, इसमें थी चाय पत्ती पूरी भी घुली हुई, तेजपात था, इलायची थी, पूरी घुली हुई थी, और उसमें पूरी तरह से मिल गई थी, और चाय की जो भी चीज़ें मिली हुई थी। अब हम लोग ने क्या किया कि उसको थोड़ी देर तक छोड़ दिया, वहीं पर ऐसे ही पड़े रहने दिया कि छोड़ो, बहुत ज़्यादा इसमें गंदा लग रहा है, थोड़ी चाय गंदी लग रही है, उसको बैठ जाने देते हैं चाय पत्ती को। तो चाय पत्ती नीचे इस तरह से तली में बैठ जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि जो चाय होती है, पेवर जो चाय होती है पकने के बाद यह ऊपर ही रह जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अवसादन। अवसादन ऊपर हम आप लोग को बताए हैं यहाँ पे। अवसादन यानी सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि जैसे चाय पत्ती ज्यों नीचे बैठ जाएगी तो उसको हम लोग बोलते हैं अवसादन। आगे देखिएगा, फिर क्या होता है कि जैसे जब ये नीचे बैठ जाता है तो हम लोग इसको धीरे से किसी दूसरे बर्तन में उड़ेल देते हैं। मान लीजिए गिलास में धीरे से उड़ेल देते हैं। फिर भी क्या होता है कि इसमें एक आध दो पत्ते में से चाय तो आ गई, इसमें पूरी चाय भर गई, लेकिन जैसे हम लोग धीरे से उड़ेलते हैं बिना छननी के, तो फिर भी उसमें चाय पत्ती आ जाती है। अब फिर क्या करते हैं कि हम लोग छननी लगा के छान लेते हैं, तो फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और इसको जैसे छानने के बाद जो होता है, एक और होता है, एक और प्रक्रिया होती है, निस्तारण होती है। निस्तारण जो होता है बिना हिलाए छानना निस्तारण कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर निस्तारण है, यहाँ पे निस्तारण है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक यही गिलास है, मान लीजिए कि यहाँ पे गिलास है, उसके बाद एक छन्नी लगाते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद ऊपर से इस चाय को छानते हैं, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन पूरी तरह से चाय साफ हो जाती है। तो गांव में मम्मी क्या करती हैं, मम्मी डायरेक्ट यहाँ से चाय को लेंगी, यहाँ से चाय को लेती हैं और सीधा यहाँ पे छान कर दे देती हैं आप लोग को। ये सब चीज़ें नहीं करती हैं मम्मी जब खाना बनाती हैं, या कोई भी हो जो घर में औरतें होती हैं, वो सीधा एकदम यहाँ से फ़िल्टरेशन कर देती हैं। चाय पत्ती छननी लगाएँगी इस तरह से, गोल वाली छननी जिसमें एक डंडी होती है, आप लोग देखे होंगे इस तरह से होती है। चाय छानने के बड़े काम आती है, और चाय छानने के बहुत काम आती है। इसमें से छोटे-छोटे कण जो होते हैं चाय के रुक जाते हैं। आगे देखते हैं वेपोराइज़ेशन और इवेपोराइज़ेशन। इसमें बहुत अंतर नहीं होता है। जैसे क्या होता है कि एक होता है
वेपोराइजेशन वाष्पन और एक होता है क्वथन। इसमें क्या होता है कि यह एक निश्चित ताप पर होता है वेपोराइजेशन, और ई वेपोराइजेशन क्या होता है कि इस सभी बढ़ते हुए ताप पर होता है। एग्जाम्पल में देख लेंगे कि गीला कपड़ा सूखने में, नमक युक्त पानी से नमक अलग करने में ई वेपोराइजेशन होता है। ई वेपोराइजेशन वेपोराइजेशन होता है, और इसमें वेपोराइजेशन में क्या होता है, निश्चित ताप पर होता है। और जैसे क्या होता है कि यह पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। लेकिन जो ई वेपोराइजेशन होता है 20 डिग्री 25 डिग्री किसी भी टेम्परेचर पर जब ताप जाता है तो धीरे धीरे वह उड़ने लगता है, मतलब वही चीज़ को हम लोग बोलते हैं ई वेपोराइजेशन। आगे देखते हैं कि यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन को हम लोग लेटेंट हीट जो होता है 100 डिग्री जो कंसीडर करते हैं वे, जैसे क्या होता है कि बॉइलिंग, जैसे बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है, जैसे उबलना, इसको हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। उबलना, उबलना हम लोग बोलते हैं। तो यह उबलता कब है, कोई भी चीज़ नहीं, मतलब पानी कब उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर जब जाएगा तभी उबलेगा, उससे पहले नहीं होगा। लेकिन उससे पहले वाष्पन हो सकता है। क्या हो सकता है, वाष्पन हो सकता है। तो इसी को हम लोग वेपोराइजेशन और इवेपोराइजेशन बोलते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, द्रव और क्वथन। द्रव से सीधा वाष्पन की प्रक्रिया होगी तो सीधा बनेगा वाष्प, लेकिन वही वाष्प से सीधा अगर संघनन की क्रिया होगी तो यहाँ पर द्रव बन जाता है। तो वो संघनन के कारण जो एक मतलब घटना होती है, तो इससे कौन सी घटना होती है, तो वर्षा होती है। आगे देखेंगे विलयन और विलेय। विलयन क्या होता है, विलेय और विलायक का मतलब मिलाकर विलयन बनता है। मतलब क्या होता है कि विलयन जो होता है विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। विलेय किसी को बोलते हैं कि जिस चीज़ को घोला जाता है, और विलायक जिसको बोलते हैं जिसमें घोला जाता है। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है कि जिसमें समान चीज़ें दिखती हैं। जैसे अब आगे देखते हैं कि विलयन के कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब जब विलयन घुलना बंद कर देता है तो उसको हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। और जब इसमें क्या होता है कि घुलता रहता है तो असंतृप्त विलयन का। संतृप्त विलयन का मतलब जैसे क्या होता है, संतृप्त से हम लोग समझ सकते हैं कि जब हम लोग कभी खाना खाते हैं, जब हम लोग की पूरी खाना में मतलब पूरा ऐसे बोलते हैं ना कि नाक बरोबर खा चुके हैं, अब कहाँ से खाएं। तो यही होता है कि संतृप्त हो जाते हैं हम लोग। और संतृप्त होने के बाद हम मतलब अधिक भोजन का सेवन नहीं कर सकते हैं। तो संतृप्त विलयन मतलब जितना विलेय घुल सकता है उतना ही घुल चुका है, उसके बाद नहीं घुल सकता है तो उसको हम लोग संतृप्त बोलते हैं। आगे देखेंगे कि आगे मुझको लग रहा है कि ये अब सब वीडियो नहीं है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, एक सेकंड देख लेते हैं थोड़ा सा। अरे यार, यहाँ पे पौधों के बारे में जानिए, अगला चैप्टर है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे कल। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके साथ आप लोग एक प्यारा सा लाइक करके, थोड़ी वीडियो को कमेंट करके, और एक अच्छा सा आप लोग क्या करिएगा, एक सुझाव, एक अपने इस छोटे भाई के लिए सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि हाँ इस यहाँ पे कमी है और यहाँ पे अच्छा है, तो मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा काम कर सकता हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।